Welcome all of you. This lecture is the last part of the chapter 2 of social studies that is related to the First World War and the Russian Revolution. Now in the previous lecture we had done about this part, that is how the First World War started, what were the factors, that is what were the reasons that led to the First World War, and again how many countries supported the Allied nation, that is 24, and 4 countries supported the Axis, that is we would consider Italy, Germany and all. Now initially who made great victories in Europe? That was Germany. फिर उसने फ्रेंच आर्मी को भी डिस्ट्रॉय कर लिया था, बहुत सारे उसने सबमरीन वॉर्स भी फाइट किए थे एंड डिस्ट्रॉयड मैनी शिप्स ऑफ द एलिड कंट्रीज. And in between it so happened that Russian Revolution started in 1917. तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी तो उसी टाइम पीरियड में रशिया में एक रिवॉल्यूशन हुआ विच बिकेम फेमस एज रशियन रिवॉल्यूशन और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन. और उसकी वजह से रशिया जो इस वॉर का हिस्सा थी वो विड्रॉ कर गई फ्रॉम दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब जर्मनी एक बाजू स्ट्रांग होती जा रही थी और उसने without any reason it managed to drown American steamer, that is Lusitania, in which more than 147 American soldiers died. Now up till now जो अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं थी, that jumped into this first world war because it was attacked by the Axis party. तो उसने एलिड नेशन को सपोर्ट किया एंड उसकी तरफ से उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज्वाइन हो गई अमेरिका in 1917 April. And then many other countries slowly and gradually came and joined the Allied nation. तो अब जो एक्सिस जो अब तक स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी वर्ल्ड वॉर में वन में, उसकी जगह पे स्ट्रॉन्ग हो गई दी एलिड नेशन और जर्मन आर्मी फेस नहीं कर पाई अमेरिकन आर्मी को. सो द होल पोजीशन ऑफ द वॉर चेंज्ड एंड जर्मन हैड टू सरेंडर और उसे एक एग्रीमेंट साइन करनी पड़ी थी. और फिर हमने उसके इफ़ेक्ट्स भी देखे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, इमीडिएट इम्पैक्ट, मतलब कि बहुत सारे लोगों का मरना, बहुत सारे परमानेंटली हैंडीकैप, क्रोर्स वर इंजर्ड, पीपल इज टू डाई नॉट ओनली ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड ऑल बट स्टार्वेशन की वजह से भी बहुत सारे लोग मरने लगे, पॉवर्टी बढ़ने लगी थी, अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई दे रहा था, इकोनॉमी डाउन जा रही थी कंट्रीज़ की. फिर सोसाइटी में भी हमने चेंज देखा दैट मेजॉरिटी मैन वो आउट ऑन द वॉर फ्रंट, काफ़ी मर भी गए उसमें. तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की और कमाने की किस पे आ गई थी? विमेन. तो धीरे धीरे विमेन घर के बाहर निकलने लगी, काम करने, पैसे कमाने, रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करने लगी और फिर अलग अलग प्रोफेशन में आगे बढ़ने लगी वो. तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगा उनमें और वो अपनी राइट्स के लिए they put forward, they started demanding for their rights like voting rights and many other rights. फिर आगे हमने देखा था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जो मैंने कहा कि वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल आंसर ऑल्सो एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अनकंडीशनल सरेंडर हुआ था जर्मनी का इन फ्रंट ऑफ एलिड कंट्रीज. फिर वॉर एंड हो गई इस तरह से और फिर इस एलिड कंट्रीज़ ने एक पीस प्रोसेस कैरी आउट किया इन पेरिस जहाँ पे 145 मीटिंग्स हुई एंड इन दिस यू कैन से एट दी गन पॉइंट पे जर्मनी को एक एग्रीमेंट साइन करनी पड़ी थी. और क्योंकि ये एग्रीमेंट दिस पीस प्रोसेस यू वुड से विच वॉज मेड इन दिस मिरर पैलेस एट वर्साइल्स, तो इस एग्रीमेंट का नाम दिया गया वर्साइल्स एंड ये साइन किया गया था बाय जर्मनी, फोर्स किया गया था उसे साइन करने के लिए. और उसमें लिखे गए थे काफ़ी सारे पॉइंट्स कि कैसे रीजन्स की अरेंजमेंट होगी, फिर क्या आगे हम करेंगे, जैसे कि एलिड कंट्रीज आगे क्या करना चाहेगी. तो ट्रूप्स में रिडक्शन होगा, दैट इज़ मिलिट्री रिड्यूस करनी होगी, आर्म्स एंड एम्यूनेशन का प्रोडक्शन कम करना है. फिर जो भी उन्होंने जीता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो एलिड कंट्रीज़ अपने आप में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी. काफ़ी कुछ पॉइंट्स इम्पोर्टेंस के लिखे भी गए थे डिस्कशन के बाद. और इम्पॉर्टेंट पीपल दैट इज़ अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, पीएम लॉर्ड जॉर्ज, French President Clemenceau and Italian President Orlando
इनका बहुत बड़ा रोल था इस पूरे वर्सलेस ट्रीटी को फ्रेम करने में। एंड स्टिल अहेड व्हाट वी सॉ वाज कि जर्मनी को बताया गया कि तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो इस वॉर के लिए, तो हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो अब पे कौन करेगा, तो जर्मनी। तो जर्मनी के पास बहुत बड़ी फाइन ली गई, प्लस उसके बहुत सारे रीजन्स इन्होंने कैप्चर कर लिए, और फ्रांस की बॉर्डर के आसपास जितने भी रीजन्स थे वो फ्रांस को मिले, प्लस मिनरल रिच रीजन भी फ्रांस को मिल गया 15 साल के लिए। फिर राइन रिवर का रास्ता खोल दिया गया फॉर इंटरनेशनल ट्रेडिंग। सो मैनी बिग चेंजेस केम ऑन द वर्ल्ड मैप, और जर्मनी को ये बहुत ही एक ह्यूमिलिएटिंग फीलिंग थी उसके लिए, और जर्मन इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होने लगी थी। सो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हुए इसके, कि फिर एक लीग ऑफ नेशन बना, मतलब कि शांति के लिए, पीस के लिए। जैसे आज हमारे पास है यूएन, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, इट्स अ साइन ऑफ पीस, सिक्योरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। वैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था लीग ऑफ नेशन, दैट्स ग्रुप। बहुत सारे नेशन एक साथ आए और डिसाइड किया दैट नाउ वी विल वर्क फॉर द पीस एस्टेब्लिशमेंट ऑन द वर्ल्ड मैप, एंड अब वर्ल्ड में प्रोटेक्शन देंगे हम लोगों को, पीस एंड हार्मनी होगी, डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि अमेरिका लीग ऑफ नेशन को उसने ना कह दिया, आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन इट। बेचारी सोशलिस्ट रशिया को तो जगह मिली ही नहीं इसमें। और बाकी के जो इटली, जर्मनी, जापान, मेनी अदर कंट्रीज हु बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस लीग ऑफ नेशन, उन्होंने तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ही नहीं किए। तो नेचुरली लीग ऑफ नेशन नाम का बना था, वो स्टार्ट ही नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों ने उसके रूल्स फॉलो ही नहीं किए। मतलब कि काफ़ी सारे रीजंस इकट्ठा हो रहे थे फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो दस वी कैन से दैट द रीजन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज इन द पीस प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ। मतलब वर्सलेस ट्रीटी बना द मेन रीजन वंस अगेन फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिर हमने ये भी देखा था रशियन या बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, और ये क्यों हुआ था, दैट इज वहाँ पे बहुत सेंचुरी से लाइक 200-300 साल तक सिर्फ और सिर्फ ज़ार का रूल चलता रहा। अब ये ज़ार बहुत ही क्रूअल थे, तो कहीं ना कहीं आफ्टर दिस हंड्रेड्स ऑफ इयर्स के उनके रूलिंग के बाद लोगों ने रिवोल्ट किया दैट वी डोंट वांट दिस ज़ारडम, राइट। लोग पॉवर्टी में जी रहे थे इस डायनेस्टी के अंदर बहुत सालों से, बहुत नहीं, अनलिमिटेड व्यूज से, दैट लॉन्ग 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 मोर देन 200 ईयर्स से ये जो लोग रूल कर रहे थे, तो लोग गरीबी में सफ़र हो रहे थे। और फिर रशियन फार्मर्स, लेबरर्स, फिशरमैन, दे वर नॉट गेटिंग इनफ इनकम, तो पॉवर्टी बढ़ती जा रही थी रशिया में। सो नाउ विल मूव अहेड। अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गेपन, a large rally, मतलब procession, was taken out to the Tsar's residence. अब जहाँ पे ज़ार का बहुत बड़ा महल था, उनका जो रेसिडेंस था, लग्जरियस प्लेस, वहाँ पे फादर गेपोन की लीडरशिप के अंदर एक प्रोसेशन निकला। अब उनका पैलेस का नाम क्या था, ज़ार के पैलेस का नाम विंटर पैलेस। 22 जैन 1905 संडे, वेरी important date year in the history. This people, that is जो प्रोसेशन में निकले थे, they were unarmed. वो अपने साथ कोई भी वेपन लेके नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि ये कोई लड़ाई को दिमाग में रख के या अटैक को दिमाग में रख के प्रोसेशन नहीं निकला था। It was very like for peace it was. And while some had the Tsar's picture in hand with caption like long live the little white lord of Russia written on it, मतलब ये जो हाथ में वो पिक्चर लेके आगे बढ़ रहे थे वही बता रहा है कि वो कुछ रिक्वेस्ट करने जा रहे थे, और वो अपने ऐसे क्रूअल राजा के लिए भी एक लॉन्ग लाइफ मांग रहे थे। द ज़ार्स आर्मी ओपन फायर ऑन देम। अब ज़ार ने ऑर्डर कर दिया अपनी आर्मी को कि फायर करो, ओपन फायर, दैट इज बिना कोई सोच के या बिना समझे
जार ने ऑर्डर जो दिया तो उसकी आर्मी ने वो ऑर्डर फॉलो किया एंड दे किल्ड मेनी इनोसेंट पीपल, थाउजेंड्स ऑफ दिस इनोसेंट पीपल डाइड। और तब था जनवरी, मतलब हैवी स्नोफॉल, सो द स्नो इन पीटर्सबर्ग वेयर द ज़ार्स पैलेस वाज लोकेटेड इट टर्न रेड विद ब्लड। तो आसपास का पूरा स्नो कहते हैं कि इट बिकेम ब्लड रेड। तो दैट डे इज दस नोन एज ब्लडी संडे इन हिस्ट्री। एंड अराउंड दिस टाइम लार्ज नंबर ऑफ रशियन गॉट एंग्री, दे गॉट प्रोवोक्ड, और वो रेस्टलेस बन गए एज द वीकनेस ऑफ ज़ारडम हैड बिकम वेरी क्लियर। दैट इज ऑब्वियस when a small nation like Japan came and defeated a big nation like Russia in the Russia-Japan War of 1904 and 5। अब हुआ ये कि ब्लडी संडे के बाद रशियन लोग एकदम ही प्रोवोक हो गए, गुस्से में आ गए थे, दे बिकम रेस्टलेस। और ज़्यादा गुस्सा तो ये आया था कि उन्होंने उनके लोगों को बिना किसी रीज़न के मारा था। सेकेंड, अब उन्होंने देख लिया कि हमारा राजा तो बहुत वीक है, क्योंकि एक छोटी सी कंट्री जापान आके बड़ी कंट्री रशिया को हरा के चली गई थी इन रशिया जापान वॉर इन 1904 and 5। इन ऑर्डर टू ब्रिंग पीस अमंग दिस एंग्री रशियन एन अनाउंसमेंट वॉज मेड कि भाई चलो एक मीटिंग करते हैं टू कॉल फॉर ए डूमा लेजिस्लेटिव असेंबली। ये नाम दिया गया था to the LA, that is Legislative Assembly, which had not been called for years, was made। मतलब हुआ ये, जैसे कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट में मीटिंग बुलाई जाती है, अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आगे तुम अपने सिविक्स के चैप्टर में लर्न करोगे, बट एट प्रेजेंट इन शॉर्ट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जहाँ पे कॉमन पीपल लाइक यू एंड मी, जब वो वोट करते 18 ईयर्स क्रॉस, जब वो वोट करने के बाद जो लोग जीत के आते हैं वो जाके बैठते हैं असेंबली में, मतलब कि दे आर रिप्रेजेंटेटिव। हमें उन पे विश्वास है कि वो हमारे लाइफ के, हमारे आसपास के सोसाइटी के, पब्लिक के, कॉमन पीपल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हमें उन पे काफ़ी विश्वास है। तो ये लोग जो इलेक्शन में खड़े रहते हैं उनको हम वोट करके जिताते हैं, वो जाके हमारी ओर से रिप्रेजेंट करते हैं असेंबली में। अब वैसा ही एक असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली रशिया में भी था, लेकिन वहाँ पे तो कभी कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं, ना कभी असेंबली बुलाई गई मीटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे राजा को ये महसूस ही नहीं हुआ, कभी उसे ज़रूरत पड़ी ही नहीं कि मैं मीटिंग बुलाऊं, क्योंकि वो ही अपने आप को मानता था कि मैं जो ऑर्डर पास करूं दैट इज अ फाइनल, देयर शुड बी नथिंग लाइक असेंबली कॉलिंग एंड ऑल। तो अब लोगों में पीस लाने के लिए उन्होंने ये मीटिंग बुलाई। फाइनली फोर्सड मीटिंग्स वर कॉल्ड, बट बिफोर इट कैन टेक एनी स्टेप्स टू सेटिस्फाई द सिटीजन इट हैड बीन कॉल्ड ऑफ। अब लोगों को खाली मूर्ख बनाने के लिए ये अनाउंसमेंट हुआ था कि भाई फोर सच डूमास वी विल बी कॉलिंग। हाँ, बुलाया भी, मीटिंग की अनाउंसमेंट हुई, लेकिन इसके पहले कि कोई स्टेप्स लिए जाए इस मीटिंग में सिटीजन को सेटिस्फाई करने, वो मीटिंग को रद्द कर दिया गया था बहुत ही इंस्टेंटली। ऑन 8 मार्च 1917 दिस ऑपरेस वर्कर्स ऑफ पेट्रोग्राड कॉल फॉर अ स्ट्राइक। अब वर्कर्स नाखुश थे, उन पे जोर ज़बरदस्ती की जा रही थी, तो 8 मार्च 1917 को वो स्ट्राइक पे चले गए। द ज़ार सेंट हिज आर्मी टू कंटेन दिस इवेंट। फिर से ज़ार ने अपनी आर्मी को भेजा कि जाके कंटेन दिस इवेंट, मतलब शांत करो उनको। बट इस बार आर्मी ने रिफ्यूज कर दिया, वी आर नॉट गोइंग टू किल द इनोसेंट पीपल। एज अ रिजल्ट रिवॉल्यूशन बिगैन आफ्टर द फॉल ऑफ ज़ारडम। तो ज़ारडम हार गया। द पावर फेल देन इन द हैंड्स ऑफ केरेंस्की लेड मेंशेविक ग्रुप। अब ये पूरा पावर आ गया ज़ारडम से और एक ग्रुप के हाथ में। केरेंस्की जो लीडर था माइनॉरिटी का, मतलब उसको नाम दिया गया था मेंशेविक ग्रुप।
except for Lenin. Everyone in Russia was happy with the going of Tsar. अब लेनिन एक ही आदमी था, एक सोशलिस्ट था, who was not happy by the fall of Tsardom. बाकी सब रशिया में खुश थे. But Lenin believed in the importance of the laborers, as said by Karl Marx. Propagated मतलब कार्ल मार्क्स एक सोशलिस्ट था, अगेन मतलब लेनिन एक सोशलिस्ट. सोशलिस्ट मतलब जो सोशल वेलफेयर में मानता हो, जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा हो, एंड हु इज यू कैन मोर सो से लाइक सोसाइटी का ही वेलफेयर में मानने वाला और उनके लिए काम करने वाला. तो लेनिन सोशलिस्ट, कार्ल मार्क्स ग्रेट सोशलिस्ट. तो हमेशा लेनिन कार्ल मार्क्स के प्रचार में ही मानता था. और कार्ल मार्क्स की थॉट क्या थी जो वो प्रोपोगेट करते, मतलब प्रचार करते, कि लेबरर्स को इम्पोर्टेंस देना चाहिए. वाइल मेंशेविक ग्रुप बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ मिडिल क्लास. मतलब देखो दो ग्रुप बन गए. एक था लेनिन का ग्रुप जो कार्ल मार्क्स को फॉलो करता, और एक था केरेंस्की का ग्रुप मेंशेविक. मतलब कि लेनिन क्या बिलीव करते थे कि लेबरर्स को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, मेंशेविक ग्रुप बिलीव करते कि मिडिल क्लास को इम्पोर्टेंस देना चाहिए. एज अ रिजल्ट लेनिन इंस्टिगेटेड द बोल्शेविक ग्रुप, अगेन मेंशेविक. तो लेनिन ने अपने ग्रुप बनाया बोल्शेविक और केरेंस्की का ग्रुप मेंशेविक. अब ये दोनों ऑपोजिट पार्टी बन गई. एंड इन नवंबर 1917 declared the final revolution and get the rule in his hand. So it came to be known as the Socialist Bolshevik Revolution. और जब फाइनल रिवॉल्यूशन हुआ तो रूल आ गया लेनिन के हाथ में और नाम दिया गया सोशलिस्ट बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, या हम उसे सिर्फ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं. दस दिस वे 300 साल जो ज़ारडम चला था उसका एंड आ गया फॉर द फर्स्ट टाइम. Russia was without Tsar. And the last part, efforts for world peace. अब हर एक जगह पे कहीं ना कहीं chaos, confusion, लड़ाई झगड़े. तो लोगों ने सोचा चलो लीग ऑफ नेशन बनाते हैं, जो मैंने आगे आपको बताया था कि अमेरिका उसका हिस्सा बनी नहीं और रशिया को जगह मिली नहीं, और बाकी के जो मेंबर्स थे वो उसके रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे. तो ये लीग ऑफ नेशन और सब कुछ बना रीज़न फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो काफ़ी रीज़न इकट्ठा हो चुके थे फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन बीच में 20 साल का इंटरवल आया था, राइट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में. नाउ द हॉरर्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ वर्ल्ड पीस टू ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. अब जो वर्ल्ड वॉर 1 इतना डरावना था, उसके इम्पैक्ट इतने डरावने कि लोगों ने ये समझ लिया था कि अब बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड में पीस मेंटेन हो. एंड फॉर दिस अ नीड फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज फेल्ट. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो भाई एक इंटरनेशनल ग्रुप बनाया जाए. सो इट बिकेम नेसेसरी टू थिंक एक्टिवली एंड इमीडिएटली अबाउट वर्ल्ड पीस. अब बहुत ही जल्द से जल्द ये काम करना था ताकि वर्ल्ड में पीस मेंटेन हो. अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन contributed greatly in the establishment of the League of Nations. 14 points suggested by Woodrow Wilson were presented during Paris Peace Process on 10 Jan 1920. अब जब ये पेरिस पीस प्रोसेस बना था तो उसी में ये 14 पॉइंट्स सजेस्ट हुए थे बाय वुड्रो विल्सन. वो ऐड हुए लीग ऑफ नेशन में. लीग ऑफ नेशन वॉज नाउ फॉर्म. दिस विल बी अ 3 मार्कर द होल पार्ट. एम्स ऑफ लीग ऑफ नेशन. तो लीग ऑफ नेशन पे एक शॉर्ट नोट पूछी जाएगी, तो दैट विल बी अ होल पार्ट दिस फ्रॉम योर. नाउ एम्स जस्ट फॉर 2 मार्कर, लेकिन 3 मार्कर पूछे तो पूरा पार्ट. एम्स ऑफ लीग ऑफ नेशन, तो मेन उनका मोटो क्या था कि चलो भाई लीग ऑफ नेशन बनाते हैं. टू मेंटेन वर्ल्ड ओवर पीस एंड सिक्योरिटी, ताकि हर एक कंट्री पीसफुली डेवलप कर सके, लोग शांति से रह सके, यूनिटी हो हर एक में. एवरी नेशन टू रिस्पेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अदर कंट्री.
हर एक नेशन दूसरी कंट्री को रिस्पेक्ट देगा। टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ वॉर, अब जो वॉर की जो पॉलिसी है वो हम गिव अप कर देंगे, उसे हम फॉलो नहीं करेंगे। डेवलप इंटरनेशनल रिलेशन, एक दूसरे के साथ दोस्ती बनाए रखेंगे, हेल्प करेंगे एक दूसरे के डेवलपमेंट में। टू सॉल्व ईच अदर प्रॉब्लम, और अगर दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट भी हो जाए तो उसे पीसफुली हम सॉल्व करेंगे। थ्रू नेगोशिएशन, मतलब आमने सामने बैठ के, या थ्रू मीडिएशन, मतलब विद अ जज इन बिटवीन, मीडिएटर। इफ एनी नेशन इग्नोर्स द लीग ऑफ नेशन और इस मीडिएशन, इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ रिबेलियन कंट्री। अगर कोई नेशन लीग ऑफ नेशन के ऑर्डर्स या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ना करे, या जो मीडिएटर बैठा था, जो जज उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने, उसकी बात अगर कोई कंट्री फॉलो ना करे तो उस कंट्री को नाम दिया जाएगा अ रिबेल कंट्री। द लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश्ड फॉर वर्ल्ड पीस was not able to keep a control over these imperialistic policies of the superpowers, and in 1939 Second World War had to start। मतलब ये तो होना ही था। तो हुआ ये कि जो सुपर पावर थे वो मेंबर्स तो बन गए, बट वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे थे लीग ऑफ नेशन के। ठीक है, वो फॉलो कर रहे थे इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज। वंस अगेन, इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज या इंपीरियलिज्म मीन्स, आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एसएस, बट वंस अगेन learn it। Any country which is strong enough and it takes over the hold of such countries which are rich in natural resource but not strong enough in its army and all, that country का ये लोग होल्ड कर लेते हैं either by force or by cheating, just like Dalhousie had done। तो इसे हम कहेंगे इंपीरियलिज्म। तो सुपर पावर का काम था इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी फॉलो करना। लीग ऑफ नेशन कहती जा रही थी वी वांट वर्ल्ड पीस, चलो हम वर्ल्ड पीस के लिए काम करते हैं, लेकिन लीग ऑफ नेशन का कंट्रोल नहीं रहा इन सुपर पावर्स पे। तो 1939 में दे ब्रोक आउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नाउ 2 short informatory videos will follow, and with this we come to the end of the chapter 2 of social studies। I would request you, please go through this all the parts on and off। लिंक रहेगी क्योंकि हर एक लेक्चर में मैंने प्रीवियस लेक्चर का एक नटशेल में आपको बताया ताकि वो एक लिंक बैठी रहे। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इफ यू आर जस्ट गोइंग थ्रू दिस सिंगल वीडियो। तो ये वीडियो देख लेना एंड देन गो थ्रू ऑल द वीडियोज फ्रॉम फर्स्ट टू दिस लास्ट पार्ट सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू understand and go through your question answers. Notes already I had provided to you. So thank you so much. Take care.